बच्चों, मैं आरती सेन आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पे जिसका नाम है लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो अभी हम लोगों ने ना थोड़ी बातें और कर ली है। अब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी जान लिया है। पर क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इतना आसान है? क्या ऐसे ही हो जाता है? भाई कंडीशन होती है, उसके रूल होते हैं, ठीक है। तो वो रूल क्या है वो आज हम लोग जानेंगे, वो लॉज क्या है वो आज हम लोग जानने वाले हैं। तो बेसिकली अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है कहीं किसी सरफेस पे, ये लीजिए हमारा सरफेस, अरे यार ऐसे बना देती हूँ, ये देखिए ये हमारा मिरर हो गया, ये हमारा, अच्छा पहले से बता रही हूँ मैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक सीधी सी लाइन, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ये लीजिए इस पे एक लाइन, ये क्या है? हमारी लाइट रे है। इस लाइट रे को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इस पॉइंट से जो लाइट रे निकलेगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ चुके हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये इन दोनों इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रूल क्या है वो देखिए। हमारे इसमें बेसिकली दो रूल है। उसमें जो फर्स्ट रूल है वो ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस पे किसी पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट हुई है तो उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोल देते हैं। अब ये कंडीशन, अब ये कह ये रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये बराबर होना चाहिए किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसका मतलब ये है कि जितने एंगल से, नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई है, उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग ये कहेंगे हाँ भाई यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा है, ठीक है। थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक है मैडम। ये तो पहला रूल हो गया, ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड पे सुन लो, अरे बड़ी जल्दी है तुम लोग तो, सुनो ना, शांति रखो ना। सेकंड रूल ये बोलता है, देखो कितने कंपोनेंट्स हमारे पास? 3 कंपोनेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों क्या है? ये तीनों अगर हम बात करें तो सेम सरफेस पे क्या कर रही है? लाई कर रही है। ये 2 लाइन लिख देंगे, आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए अगर ये क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में, ठीक है। कितना इजी था, कितना इजी था। अरे मैं बहुत लड्डू क्वेश्चन था, बहुत लड्डू क्वेश्चन था, ठीक है। बस लड्डू में से जैसे हम लोग को बूंदियां गिननी होती है, कितनी बूंदियों का लड्डू बनाए, वैसा क्वेश्चन था। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला जो सॉरी बहुत इजी टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट रूल ये है कि जहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा? हमेशा हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड रूल ये है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये भी मैं डेफिनेट वो पॉइंट्स लिखवा दूंगी आपको। नॉर्मल है, ठीक है, एंड क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों जो है ये क्या करेंगे बेटा? ये सेम पॉइंट पे क्या करेंगे? सेम सरफेस लिखे हैं अपन तो, सेम सरफेस पे क्या करेगी बेटा? लाई करेगी, ठीक है। ये कहता है हमारे रूल्स, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, ये रूल्स को लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि हम लोग ना नोट साथ में बनाते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि मैंने बाल्टी भर पढ़ाया, ठीक है, तुमने डब्बा भर सुना, तुम्हें चुल्लू भर याद रहा, और लिख तो तुम चुल्लू भर भी नहीं आए तो तुम डूब गए। अरे डूबे कैसे मैडम? फिर तो बचा ही नहीं कुछ। मेरे कहने का मतलब है कि तुम फिर कोई मतलब नहीं हो वो बाल्टी भर पढ़ाने का, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है कि पर्टिकुलर बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार करने साथ ही साथ। तो मैं पहले इन दोनों रूल्स को लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है। तो पहले आप नोट कुछ मत कीजिए, मैं लिखवाती हूँ। चलिए दोनों रूल्स को, दोनों स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, है ना, और फिर आगे बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ओबेज सर्टेन रूल्स या लॉज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारी लाइट रे होती है, जब वो रिफ्लेक्शन शो करती है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है। उन रूल्स को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 होते हैं वो एंगल ऑफ, 2 लॉज हमारे पास हैं, उनमें से फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। हम लोगों ने देखा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये भी हम लोगों ने पता कर लिया, ठीक है। ये नोट में क्या लिखा है ये देखें।
अगर मान लो बहुत बार ना हम लोग क्या करते थे ऐसा कि जब हम लोग ऐसे वॉल पे इस बॉल को इस तरीके से मारा करते थे, ठीक है, तो होता क्या था, वो जब मतलब पहले हम लोग ऐसे पर्टिकुलर एंगल से ऐसे नीचे से यूं मार रहे हैं, ऐसे ऊपर से मारे, ऐसे ऊपर से मारते तो नीचे से आती थी, ऐसे नीचे से मारते थे ऊपर से आती थी, बहुत बार ऐसे बिल्कुल सीधे मारते थे तो वो सीधी आती थी। तो मुझे बताओ क्या लाइट रे भी तो यही सेम ही तो करती है। अब मैंने सरफेस पे बिल्कुल सीधे इसको भेजा, सीधे मतलब परपेंडिकुलर भेज दिया, सरफेस से उसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये देखो। और 90 डिग्री का एंगल बनाता कौन है? 90 डिग्री का एंगल तो बनाता हमारा नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली वो इंसिडेंट हुई है। इस केस में मुझे बताओ ये सरफेस, ये नॉर्मल यहाँ से जब आती थी तो कोई थीटा बनता था, पर अब थीटा बनेगा नहीं क्योंकि यहीं से आई है, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि थीटा जो नॉर्मल से जो इसका एंगल है वो 0 है। अब रूल क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। तो इस केस में जिस डायरेक्शन से वो आती है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे जल्दी से नोट। चलिए तो अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली है, हम लोगों ने लॉ भी पढ़ लिया कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे ये दोनों लॉ को क्या कर रहा होगा? वो फॉलो कर रहा होगा, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब मुझे बताओ क्या हमेशा सरफेस जो हमारी होती है क्या वो सेम होती है? मैम आपने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें आपने मिरर लिया था, आप चीटिंग कर रही हो। आपने तो बोला था कि हम लोग ना हमारी जो विजिबिलिटी होती है उसमें भी रिफ्लेक्शन चाहिए होता है, मतलब उसमें भी रिफ्लेक्शन ही जिम्मेदार होता है। तो फिर मैम आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि यहाँ पे आपने तो मिरर ले लिया? अरे बेटा रिफ्लेक्शन तो वहां पे भी होता है, हाँ वो ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे पर वो ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है मैडम? अच्छा मैं आपको समझाती हूँ, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस, गलत बोल दिया हो तो सही कर लेना, ठीक है। अगर मैं बात करूं वो जो हमारा सरफेस है उसके नेचर के बेसिस पे, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स है। टेंशन क्यों करते हो? अगर मान लो मेरा सरफेस ऐसा है, ये स्मूथ, तो ये जितनी भी लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी ना बेटा, सारी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगी? इन तीनों का, इन चारों लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है? सेम, ठीक है। ये देखिए ये बहुत ज्यादा बना दिया है मैंने, ठीक है। ये इस तरीके से कितना प्यारा लग रहा है, जरा कुछ शेप बना दिया। ये देखिए यहाँ पे इसका जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल से, इसका भी उतना ही होगा, ठीक है। इसका भी उतना ही होगा और इसका भी उतना ही होगा। इसका जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। पर उस कंडीशन में जब हमारा सरफेस कैसा है? स्मूथ है, प्लेन है। पर अगर हमेशा तो सरफेस ऐसा होता नहीं है। जब मैंने बोला कि मुझे ये क्लॉथ दिख रहा है तो क्या क्लॉथ ऐसे प्लेन है? नहीं है। मैंने बोला मुझे फर्श दिख रहा है तो ये फर्श क्या बिल्कुल हमेशा प्लेन होता है? नहीं होता। क्या ये रूफ मुझे जो दिख रहा है क्या ये हमेशा प्लेन है? नहीं। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो क्या डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करता है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम ओपेक होना चाहिए, रिफ्लेक्शन तो होगा, हाँ रिफ्लेक्शन का जो थोड़ा टाइप है वो चेंज हो जाएगा। अगर हमारा सरफेस ऐसा स्मूथ है तो उसको हम लोग बोल देंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस ऐसा हुआ रफ, जैसे हम लोग हमारी भाषा में, हमारी हाड़ोती की भाषा में बोलते हैं ऊबड़ खाबड़, ठीक है, थोड़ा सा फनी है। तो यहाँ पे जो लाइट रे इंसिडेंट होगी ना, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी। देख लो आप खुद, ये क्या जा रही है, ये देखो आप खुद देख लो, इसमें देखो कितना गैप है, इसमें कम है, इसमें और ही कम है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सब में अलग अलग होगा। मैं ये बात कर देती हूँ, ये लिख देती हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये डायरेक्शन भी शो कर देती हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा। ऐसा नहीं है रिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो। सरफेस ओपेक है तो हर तो कंडीशन में, उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन तो होगा, पर वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो
अब देखिए, अब मेरे को लगता है कि हम लोग इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं नोट्स बनाने के लिए। आपको रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ पे कोई ये डाउट रहा, वो डाउट रहा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उन डाउट्स पे भी मैं वीडियो बना पाऊँ। फिलहाल हम लोग इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इस लेक्चर को ओवर करते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए डायग्राम। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब इस रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन से मुझे एक बात याद आई जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि अभी रिफ्लेक्शन में भी एक चीज हुई कि ये जो टकराई, तो ये जब इंसिडेंट हुई तो इस सरफेस पे डिपेंड हुई। जब ये स्मूथ सरफेस पे हुई तो जिस तरीके से कितने स्मूथली जिस एंगल से आई, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई उतने एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन से चली गई, और सारी रेस का जो रिफ्लेक्शन था वो सेम था। और जब वो स्मूथ से जब वो सारी रफ से टकराई तो क्या हुआ, अलग अलग जो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से चली गई। इससे मतलब क्या निकलता है वो देखिएगा कि जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, कि जब किसी से हम लोगों का थोड़ा सा ऐसा होता है ना, झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है, तो हमें बहुत बार ना हमेशा जरूरी नहीं है कि लड़कर और जवाब देकर या उनके लेवल का गिर कर हम लोग जवाब दें। ठीक है, बहुत बार बहुत सारी लड़ाइयाँ चुप्पी से भी लड़ी गई हैं, और मेरा यकीन मानिएगा कि जो चुप्पी है, जो साइलेंस है, वो सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि जो लोग सामने वाला जो है उसका पता नहीं क्या लेवल है, और आपको अगर उससे जीतना है तो शायद उससे ज़्यादा लेवल आपको नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाएंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मम्मी तो कई तरीकों से यार मैं पूरी वीडियो। चलिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग दोनों की ना। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ प्लेन मिरर देन रिफ्लेक्टेड बीम विल आल्सो अ पैरेलल बीम। अगर हमारे जो पैरेलल लाइट रे है, जो पैरेलल बीम है, देख लो तुम, अगर वो इस तरीके से इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी इस तरीके से एक पैरेलल बीम की तरह ही जाएगी। मतलब इनके बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा सेम रहेंगे, सब रेज ऑफ लाइट का। ठीक है, मिरर रे सॉरी। ठीक है, वो ऐसे हम लोग रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस। अब जब आई तब तो पैरेलल थी, ये लीजिए, ये सरफेस ऐसा कुछ है, जब ये आई तब तो पैरेलल थी। ठीक है, पर ये जब गई है कोई अलग अलग एंगल बना के चल गई इस तरीके से, और किसी के भी एंगल कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जबकि हम लोगों ने पैरेलल प्लेन वाला सरफेस देखा था, तब तो देखा था कि सबके इस तरीके से पैरेलली मूव कर रही है ना। सरफेस जब क्या था स्मूथ था तो इस तरीके से पैरेलली वो मूव कर रही थी। इन केस में नहीं करेगी। When a parallel beam of light incident on a rough surface, then rays of light after reflection become non-parallel to each other. मतलब हो सकता है ये आगे जाके क्रॉस कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, हो सकता है कि ये और ज्यादा डाइवर्ज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पैरेलल को तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि वो जब आगे मूव करेगी तो लाइक इस तरीके से करेगी, सेम एंगल के साथ में। ठीक है, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। जी अच्छा, मेरे को एक बात याद आई, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन से अगर आपको मतलब हो सकता है थोड़ी कम समझ में आए, पर जो ना कोशिश करना कि आप इसको रिलेट कर पाओ। बहुत बार ये होता है जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, मतलब जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली ये डिपेंड किया इस नेचर पे, ये टकराने वाले से।